नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सभी जेआरएफ संकल्प के लिए घर से निकल चुके होंगे। जिनका सेंटर दूर है वो घर से निकल चुके होंगे, जिनका सेंटर पास में है तो वो कल निकलेंगे। तो यहाँ पर आप सबका एग्जाम है, बहुत बड़ा संकल्प है जेआरएफ संकल्प, है ना। बहुत कम लोगों का जेआरएफ होता है, नेट हो जाता है, फिर भी पीएचडी सबका हो जाता है। लेकिन जेआरएफ के लिए कुछ बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। यहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको पेपर सोल्व करने के दौरान किन 4-5 कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है, ताकि जो है आपकी एफिशिएंसी वहां पर आ जाए, है ना। मैं हमेशा एग्जाम से पहले बोलता हूं कि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कुछ बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। कुछ बातें अगर आपके माइंड में होती है तो मुझे लगता है कि वहां पर आपकी एफिशिएंसी आती है, सटीकता आती है। अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो वो सही होने की संभावनाएं अधिक होती है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं, आप जानते हैं, है ना। जो मैच्योर स्टूडेंट है वो जानते हैं, और कुछ जो है नया, मान लो पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, या जिनसे बार बार गलती हो रही है, तो उस सामान्य बात पर हम चर्चा करेंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर इन चीज़ों पे आप फोकस करते हैं तो 15 से 20 मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपकी हेजिटेशन होती है ना। एक डर भी होता है। जो सही में मेहनत करके तैयारी करके जाता है उसके माइंड में कुछ ना कुछ हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा डर होता है। तो उसको सबसे पहले शांत करना है ना। आसान मानना है कि यस आसान है, मैंने मेहनत की है, मैं कर सकता हूं, करके आऊंगा, करके दिखाऊंगा। ये विश्वास, इस आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाना है। जब भी आप पेपर स्टार्ट करो तो कभी भी सबसे पहले सीक्वेंस को फॉलो कभी नहीं करना है। वैसे ही सीबीटी मोड में आपका पेपर है तो वहां तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नेवर फॉलो द सीक्वेंस। जो आपको पहले आता है वही आपको करना है, सीधी सी बात, टू द पॉइंट। जो आता है वो करो, तुरंत आगे बढ़ो। लास्ट राउंड में जो है नहीं आता है उसको हम देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं। तो आपको तो कंप्लीटली क्या करना है, अच्छे से हैंडल करना है। हैंडल ये नहीं करना है कि मैं बस, है ना, फर्स्ट सीक्वेंस में ही सब कुछ करता जाऊं और पूरा पेपर एक राउंड में ही कर दिया। ये गलती कभी मत करना। सोच सोच के करना है, समझ कर करना है, चीजों को रिकॉल करते हुए करना है। तो पहली साइट में जो है आप फटाफट पेपर देख लो, है ना, और सीक्वेंस को कभी फॉलो नहीं करना है। अब सबसे अधिक मैं मानता हूं कि पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान आपको पेपर को 3 स्टेज में पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। पहला जो पेपर आपके पास आएगा तो यहाँ पे जो राउंड फर्स्ट होगा, पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान आपका राउंड फर्स्ट होगा। इस फर्स्ट राउंड में, है ना, इस फर्स्ट राउंड में आपको खूब समय लेना है, ठीक है। इस फर्स्ट राउंड में आपको खूब समय लेना है। इसी राउंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आसान क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट राउंड में जो आसान क्वेश्चन है फटाफट उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो आपको लगता है कि यस इसमें मैं 100% श्योर हूं, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसको फटाफट कर दो, ठीक है। फिर आपका आएगा सेकंड राउंड। जब आप सेकंड राउंड में आओ, आपको लगता है कि एक बार पूरा देख लिया है, सेकंड राउंड में आप लगभग पेपर को अटेम्प्ट कर लो, है ना, लगभग सारा पेपर को अटेम्प्ट कर लो। कुछ 10-5 क्वेश्चन जो है आपके छूटने चाहिए, 10 से मान लीजिए 15 क्वेश्चन ही आपके पीछे रहने चाहिए, बाकी लगभग सारा पेपर आप अटेम्प्ट कर लो। अब जब आपने ये देख लिया कि समय बहुत कम है और इतने समय में मैं 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जिसको मुझे सोचना है, जहां कुछ हवा भी नहीं लग रही है, तुक्का सोच समझ के लगाना है। तो ये जो तुक्के लगाएंगे आप, है ना, थर्ड राउंड में, तो इस दौरान आपको सोच समझकर तुक्के लगाने हैं। यहाँ पर जितना आप सोचेंगे, समझेंगे, रिकॉल करके और तुक्का लगाएंगे, उतनी एफिशिएंसी यहाँ पर आएगी। तो धीरे धीरे 3 टुकड़ों में करना है। फर्स्ट राउंड में काफी समय लेना है, 1.5 घंटे से भी अधिक आप समय ले सकते हैं। सेकेंड राउंड में अगले 45 मिनट और समय लेना है, राइट। अगले लास्ट टाइम में 20 मिनट का आपको समय बचाना है, 20-25 मिनट का समय बचाना है। 20 मिनट में जो आपके बड़े लेंदी क्वेश्चन हैं, जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, उनको हैंडल करना है, सोचना है, थोड़ा सा, है ना, एलिमिनेट करना है, काटना है कि यस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब, है ना, मामला 50-50 पर है, या फिर जो भी आप देख पा रहे हैं कि अब मैं किसको करूं, तो वहां पर थोड़ा सा सोच के करेंगे, है ना। जनरली क्या है कि नेट जेआरएफ में विद्यार्थी चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो वो तुक्का हवा में लगा देता है। अगर थोड़ा सा सोच समझ कर लगाएंगे तो वहां पर एफिशिएंसी आपकी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, यहां पर एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन। हमेशा ये करिए, चाहे कोई सा भी इस दुनिया का नेगेटिव मार्किंग हो या नहीं हो, सबसे पहले आप रॉन्ग ऑप्शन को छांटो, उसको हटाओ कि ये तो किसी हालत में ही नहीं होगा। फिर आप सही की तरफ बढ़ो। पहले
गलत को हटाओ, गलत से फिर सही की तरफ आप आगे बढ़ो, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है ना। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऐसे बहुत सारे है ना स्टेटमेंट होते हैं, लगभग उनके 90% चांस होते हैं सही होने के। जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव है तो उसी को टिक कर दो, राइट कर दो, ठीक है। रिमूव ऑफसेट वैल्यू स्टेटमेंट, है ना, जहां पर भी आपको लगता है वो गलत को छांटो, अलग करो, फिर सही तक पहुंचो। इससे एक्यूरेसी आती है, इससे आपके है ना बिना मतलब बिना नॉलेज के भी कुछ चीजें आप ठीक कर सकते हैं। जो आपका कॉमन सेंस है, आपको याद भी नहीं है लेकिन आपका कॉमन सेंस है, उस कॉमन सेंस से आप है ना 10-5 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। जो जेआरएफ का अंतर होता है कि 5 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 1 नंबर से जेआरएफ रह गया था, तो वो गैप आप यहां पर निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी और सी, ये रिसर्च बेस्ड पे है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है या बी होता है या सी होता है। जनरली ए और डी में आंसर कम होता है, तो उस पे आप कर सकते हैं। ये जब कुछ भी ब्लैंक हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सीधा करना ही है, क्योंकि छोड़ के तो आना नहीं है, नेगेटिव है नहीं, इसलिए तो उस दौरान आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब तुक्का टेक्निक में मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जब आप करते हैं जितना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पहले की बात है तो अब इसमें कुछ खास कुछ हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे ये बहुत शानदार होता है, जनरली नेट के पेपर में स्टेटमेंट बहुत आते हैं, है ना, छोटे स्टेटमेंट आते हैं, बड़े स्टेटमेंट आते हैं। जितना स्टेटमेंट छोटा होगा, मान लीजिए ये बड़ा स्टेटमेंट है ना, ये और बड़ा स्टेटमेंट है, फिर तीसरा ये है, फिर चौथा ये है, इस प्रकार के जब स्टेटमेंट होते हैं, लंबे चौड़े स्टेटमेंट होते हैं, वहां कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो सही होने की संभावना लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट की होती है, ये 90% प्रूफ हो चुका है ना, 90% प्रूफ हो चुका है कि लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट ही सही होता है। क्योंकि मनुष्य की बेसिक प्रवृत्ति है कि वो चीजें आसान बनाएगा, वो उतनी मेहनत नहीं करेगा कि लंबा स्टेटमेंट बनाएगा फिर उसको गलत करे। वो छोटा सा है ना, वो सही स्टेटमेंट उठाएगा, उसको रखेगा, उसके साथ छोटा सा गलत स्टेटमेंट डालेगा। तो जो छोटा होता है गलत होने की संभावना जनरली, सामान्यतः है ना, आंखें बंद करके नहीं करना है, कॉमन सेंस से करना है, जनरली उसकी सही होने की संभावना, गलत होने की संभावना छोटे वाले की रहती है। तो सत्य असत्य की आपको यहाँ पे पहचान करनी है, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट और ये। और जनरली ये भी बहुत अधिक होता है कि कंफ्यूजन बहुत होता है, ए करूँ, सी करूँ या डी करूँ। तो जहां पर भी आपको कंफ्यूजन है, फर्स्ट राउंड में तुरंत आगे बढ़ जाओ, सेकेंड राउंड में थोड़ा सा सोचना है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर तुरंत आगे बढ़ जाओ। कभी भी अटकना नहीं है कि सर ने पढ़ाया था, है ना, अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन वहीं से आया है, फिर भी मैं कई रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पर ईगो पे नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं अटकना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वहां पर हम अड़ जाते हैं, अड़ने का मतलब हम मेंटली अड़ जाते हैं कि यार ये तो कैसे नहीं हो रहा, ये मतलब पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, नोट्स में भी है, क्लास में भी देखा है, सब कुछ देखा है, फिर भी कैसे याद नहीं आ रहा। तो वहां हम रुक जाते हैं, वहां हमारी हेजिटेशन बढ़ जाती है, वहां हमारी चिंताएं बढ़ जाती है, रिकॉल करने की शक्ति कम हो जाती है। तुरंत आगे बढ़ो, छोड़ दो उसको, तो अटकना कहीं पर भी नहीं है। कंफ्यूजन को सारा कंफ्यूजन जो है वो लास्ट में यहां पर दूर हो जाएगा, पहले इसमें अपने को नहीं फोकस करना है। सॉरी। सत्य और असत्य कथन, देखो 60% चांसेस यही होते हैं कि जो कथन होता है वो सत्य होने के चांसेस अधिक होते हैं, है ना, असत्य चांसेस कम होते हैं। तो ट्रू और फॉल्स में ट्रू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण यहां पर कंफ्यूजन बहुत अधिक रहता है, यहां सब लगता है कि सब सही है ना, एसर्शन और रीजन वाले AR बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, कथन और कारण वाले, तो यहां पर देखो ज्यादा चांसेस जो होते हैं सही होने के वो इसके होते हैं, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, है ना। 70-80% चांसेस इसके राइट होने के होते हैं, 70-80%। सर्वाधिक आंसर इसी में से छुपा हुआ होता है। बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। सेकंड आंसर अधिकांश इसका होता है, 60% आंसर इसमें छुपा हुआ होता है। कितने परसेंट? 60% आंसर इसमें छुपा हुआ होता है। तो यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सॉरी, तो यहां से आप इसमें आंसर ढूंढ सकते हैं, राइट। और जनरली आपने भी पेपर PYQ सॉल्यूशन किया होगा, जनरली A और B में से आंसर छुपा हुआ होता है, ठीक है, बाकी कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब इसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको बी काम एंड कूल, आपको सहज और सरल रहना है।
जितना आप सहज रहेंगे, जितना आप सरल रहेंगे, उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि एग्जाम में हेजिटेशन होती है, चिंताएं होती है, उससे पहले हमारी रिकॉल शक्ति कम हो जाती है, जो पढ़ा है वो याद नहीं आता है। तो कोशिश करना है, अपने आप को शांत रखना है। एग्जाम के दौरान है ना, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जितना शांत, सहज, सरल होकर एग्जाम देने जाएंगे, उतना आपका एग्जाम अच्छा होगा। मस्ती से देके आइए। बहुत बड़ी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी कोई रिस्क नहीं है ना। इस बार नहीं तो अगले बार हो जाएगा, दिसंबर कोई दूर नहीं है। हम और मेहनत करेंगे, खूब मेहनत की है, वापस लग जाएंगे, 6 महीने वापस जी जान लगाएंगे, लेकिन जेआरएफ संकल्प को हम पूरा करके रहेंगे, जेआरएफ को हम पूरा करके रहेंगे। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, राइट। तो ये जो है छोटी सी बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो बस मैं यही आपके लिए आपको कहने आया था। आप सभी को शुक्रिया, आप सभी ने खूब मैराथन क्लासेस ली, खूब बड़ी बड़ी क्लासेस देखी, हमने खूब रिवीजन किया है ना, खूब हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो सारी चीजें हमने यहाँ पर की है। तो आप सभी को लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। जब भी जो भी विद्यार्थी जयपुर हैं, है ना, जिन भी विद्यार्थियों का जयपुर सेंटर है, कल जयपुर सेंटर पर हमने, है ना, आपका एग्जाम 3 बजे से है, 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच सकते हैं। तो सुबह 10:30 पर, है ना, सुबह 10:30 से लेकर 11:30 तक एक घंटे का शानदार एक कार्यक्रम रखा है, एक शानदार एक कार्यक्रम रखा है। संयोग से मेरा जन्मदिन भी है, और जिन विद्यार्थियों का, जिन परिस्थितियों में एक नए, है ना, जो हीरा बनकर बाहर निकले हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जिनका चयन हुआ है, वो विद्यार्थी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। उनके मान सम्मान के लिए हम सब जो है खड़े रहेंगे। और तो जो है ना, दोनों कार्यक्रम हो जाएगा यहाँ पर। प्रतिभा सम्मान समारोह भी है, और जो अवतरण दिवस है, तो टीम ने कहा कि सर हम मनाएंगे, तो दोनों कार्यक्रम हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी कल सुबह 10:30 बजे आप सादर आमंत्रित हैं, है ना। शानदार भव्य दिव्य कार्यक्रम करेंगे, और फिर आप सभी को यहीं से, जो जयपुर के आसपास रहते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी आ सकते हैं। और फिर आपको यहीं से एग्जाम के लिए, है ना, 11, सवा 11 बजे आपको विदा दे देंगे, राइट। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से देके आइए, मस्ती से देके आइए, है ना। पेपर कैसा रहा, क्या रहा, मुझे जरूर फोन करके बताइएगा। यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 7878345859, है ना। इस पे कॉल करके मुझे जरूर बताइएगा पेपर कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे आए, है ना, अपन ने जो पढ़ा उसमें से कितना क्वेश्चन आया, जो हमने मेहनत की उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, इस पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से देके आइए। आप सभी को दिल से आभार, आपने खूब प्यार दिया, सम्मान दिया। ऐसे ही हम साथ में मिलकर सारे संकल्पों को जीतेंगे। अभी तो ये जेआरएफ का है, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बड़ा संकल्प है। आप देखे आइए, फिर आगे की रणनीति पर भी हम काम करेंगे। थैंक यू।